हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का ध्रुवण। इसके पहले की क्लास में हम लोग ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ चुके हैं प्रकाश के ध्रुवण का कुछ टॉपिक, और उसी के बाद अब हम लोग ऑनलाइन क्लास में देखने वाले हैं कि जो प्रकाश का ध्रुवण होता है उसमें प्रकाश का द्वि अपवर्तन क्या होता है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान प्रकाश का ध्रुवण टॉपिक है और ये प्रकाश का द्वि अपवर्तन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश के परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करना, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का द्वि अपवर्तन। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, नोट्स यहाँ से मत बनाइए। नोट्स के लिए आपको अभी तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को। तो हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का द्वि अपवर्तन। प्रकाश का द्वि अपवर्तन क्या होता है ये समझिए। तो जब हम लोग दो क्रिस्टल लेते हैं, दो क्रिस्टल लेकर उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टूल मैलिन, टूल मैलिन और कैल्केसाइट, कैल्केसाइट, ये दो क्रिस्टल लेते हैं। कौन कौन से? टूल मैलिन और कैल्केसाइट, या फिर इसी को बोला जाता है कैलेसाइट। इन दो क्रिस्टलों को लेकर एक कनाडियन बलासन नाम की सीमेंट होती है, कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म बोला जाता है। समझिएगा कि जब टूल मैलिन और कैल्केसाइट नामक दो पदार्थ के क्रिस्टलों को कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के बने निकाय को निकोल प्रिज्म कहते हैं। जो इस प्रकार का क्रिस्टल आपको प्राप्त होगा उसको निकोल प्रिज्म कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, जब टूल मैलिन और कैलेसाइट के क्रिस्टलों को कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने क्रिस्टल को निकोल प्रिज्म कहा जाता है। और प्रिज्म पर जब प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, प्रिज्म पर जब प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो किरणों में अपवर्तन के पश्चात निकोल प्रिज्म पर जब प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तो ये प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। कितने भागों में? अपवर्तन के पश्चात दो अलग अलग किरणों में या दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती हैं, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का द्वि अपवर्तन। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का द्वि अपवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, जब टूल मैलिन और कैल्केसाइट नामक पदार्थ को कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से आपस में जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को निकोल प्रिज्म कहा जाता है। और जब इस निकोल प्रिज्म पर प्रकाश किरण आपतित की जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह दो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का द्वि अपवर्तन। तो प्रकाश के द्वि अपवर्तन की घटना में जब ये जो किरण है, आपतित किरण क्या हो गई? आपतित किरण दो भागों में विभक्त हो गई, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का द्वि अपवर्तन। इसमें से एक किरण होती है जो पूर्णतः अपवर्तन के नियम का पालन करती है, अपवर्तन के नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। एक किरण जो पूर्णतः अपवर्तन के नियम का पालन करती है, और दूसरी किरण अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती। तो आपतित किरण दो भागों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का द्वि अपवर्तन कहते हैं। और द्वि अपवर्तन की घटना में एक प्रकाश किरण
क्या करती है, अपवर्तन के नियम का पालन करती है, जिसको साधारण किरण या फिर ओ किरण कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, साधारण किरण या ओ किरण कहा जाता है। और दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती या अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, उसको असाधारण या फिर ई किरण कहा जाता है। जो दूसरी किरण है अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती तो उसे असाधारण किरण, उसको क्या बोलेंगे, असाधारण किरण अथवा ई किरण, अथवा ई किरण। और ये क्या करती है, अपवर्तन को फॉलो नहीं करती है, अपवर्तन को फॉलो नहीं करती। वो किरण क्या करती, ई किरण क्या करती है, अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है। और आगे कह रहा है, एवं इस घटना में प्राप्त ई व ओ किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती हैं। ई व ओ किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती हैं। एक चित्र की सहायता से समझिए। मान लीजिए ये हमने एक टूलमैलिन और कैल्केसाइट नामक क्रिस्टलों को आपस में मिलाकर कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से जोड़ दिया है। दोनों पदार्थों को मिलाकर कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक प्रकाश भेजते हैं, यहां से एक प्रकाश भेजते हैं। तो ये प्रकाश क्या करेगा, समझिए। जो प्रकाश हम लोग भेजेंगे तो कह रहा है कि इसमें से जो एक किरण है यहां टकराने के बाद वो तो अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगी, एक किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगी और दूसरी किरण जो है वो अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है, अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती। तो पूरा का पूरा समझिए, टूलमैलिन और कैल्साइट नामक क्रिस्टल को कनाडियन बलासन के सीमेंट से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार के बने निकाय को निकॉल प्रिज्म बोला जाता है। और निकॉल प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है और समतल ध्रुवित प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो ये किरण अपवर्तन के पश्चात दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। और इस घटना को प्रकाश का द्वि-अपवर्तन कहते हैं। इसमें से एक किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, एक किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, जिसे ओ किरण कहा जाता है या साधारण किरण कहा जाता है। और दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है उसको ई किरण कहा जाता है और या फिर असाधारण किरण कहा जाता है। और ई किरण इसको कहा जाता है और असाधारण किरण कहा जाता है। और ई व ओ किरणें जो प्राप्त होती हैं वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती हैं। तो इस चीज को भी आपको बना लेना है। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रकाश का द्वि-अपवर्तन और वहां से जो ओ व ई किरणें प्राप्त होती हैं इनके बारे में पढ़ा दिया गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलेराइड। बताइए ये समझ में आया, और यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग लाइव चैट के माध्यम से बताइए। इसका निराकरण आपको अगली क्लास में अच्छे से कर दिया जाएगा, फिर भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि जब टूलमैलिन और कैल्साइट नामक पदार्थ के क्रिस्टलों को कनाडियन बलासन सीमेंट की सहायता से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को या इस प्रकार के बने क्रिस्टल को निकॉल प्रिज्म कहा जाता है। निकॉल प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो अपवर्तन के पश्चात यह किरण दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें से एक किरण पूर्णतः अपवर्तन के नियम का पालन करती है, जिसको हम लोग ओ किरण या फिर साधारण किरण कहते हैं। और दूसरी किरण जो कि अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती उसे ई किरण अथवा असाधारण किरण कहते हैं। और कह रहा है इसमें प्रकाश के द्वि-अपवर्तन में जो ओ व ई किरणें प्राप्त होती हैं वो दोनों पूर्णतः समतल ध्रुवित होती हैं। तो इतना आपको लिखना था और उसके बाद इस चित्र को बनाना है। समझ लीजिए, नोट्स के लिए आप चिंता मत करिए, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं अपना पोलेराइड। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं पोलेराइड क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। पोलेराइड क्या है? तो पोलेराइड एक ऐसी युक्ति होती है
जिसकी सहायता से व्यावसायिक स्तर पर यानी बृहत स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पोलेराइड को हम लोग व्यावसायिक स्तर पर क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो व्यावसायिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं। कि व्यावसायिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की युक्ति, यानी पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से व्यावसायिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। पोलेराइड फिल्म में दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा कि जो पोलेराइड फिल्म होती है इसमें दो चीजें होती हैं। एक को नाम दिया जाता है हर्पेथाइट और दूसरा होता है कुनैन आयोडोसल्फेट। इसको आप लोग याद रखिएगा। आप क्या बताएंगे कि पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से व्यावसायिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। और आगे बताएंगे पोलेराइड फिल्मों में हर्पेथाइट और कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज अथवा, आप बता दीजिए, हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज, क्या बताएंगे कि हर्पेथाइट या पोलेराइड फिल्मों में हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज ये पॉइंट आपको याद रखना है। 3 बिंदु कि पोलेराइड फिल्मों में हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार रखा जाता है। नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के जो अक्ष होते हैं वो एक ही हों। इस प्रकार रखा जाता है कि इन क्रिस्टलों के अक्ष एक ही हों, यानी कि आप बता सकते हैं अक्ष एक दूसरे के समांतर हों, ऐसे भी रख सकते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग कि पोलेराइड क्रिस्टलों में हर्पेथाइट, जो पोलेराइड क्रिस्टलों की फिल्म में होता है, हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म में इस प्रकार रखते हैं कि दोनों के अक्ष एक दूसरे के समांतर हों। इन दोनों के जो अक्ष होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर। नाइट्रोसेलुलोज और पतली फिल्म के जो अक्ष होंगे, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म और हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट, इन दोनों के जो अक्ष होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो तथा इस पूरे निकाय को कांच की दो पतली पारदर्शी प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस पूरे के पूरे निकाय को कहाँ रखेंगे, कांच की दो पतली पारदर्शी प्लेट के बीच में रखा जाता है। इस पूरे के पूरे निकाय को कांच की दो पतली पारदर्शी प्लेटों के बीच में रखा जाता है। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। आपको क्या बताना है कि पोलेराइड में हर्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि इनके अक्ष एक दूसरे के समांतर रहें तथा इस पूरे के पूरे निकाय को कांच की एक पतली पारदर्शी प्लेट के बीच में रखा जाता है। और वो भी कैसे रखा जाता है, ढक कर रखा जाता है। आगे आपको क्या बताना है, तो आगे बताना है कि जब दो पोलेराइड फिल्मों को इस प्रकार रखा जाता है, कि इनके अक्ष परस्पर लंबवत रहें। दो पोलेराइड फिल्मों को इस प्रकार रखा जाता है कि इसके अक्ष परस्पर कैसे रहें, लंबवत रहें।
तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनमें से एक पोलेराइड को ध्रुवक तथा दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। यदि हम लोग ऐसे रखते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें यदि हम लोग इस प्रकार रखते हैं कि दोनों के अक्ष एक दूसरे के लंबवत रहें, तो उसमें से एक को बोलते हैं ध्रुवक और दूसरे को बोला जाता है विश्लेषक। तो पूरा का पूरा ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया कि पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बृहत स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। और पोलेराइड फिल्मों में हार्पेथाइट अथवा कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के अक्ष परस्पर एक दूसरे के समांतर रहें। आगे क्या बताया गया, और इस पूरे के पूरे निकाय को कांच की दो पतली पारदर्शी प्लेटों के बीच में ढक कर रख दिया जाता है। और जब पोलेराइड फिल्मों को इस प्रकार रखा जाता है कि उन दोनों के अक्ष, जब दो पोलेराइड फिल्मों को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के अक्ष एक दूसरे के लंबवत हों, तो उसमें से एक को हम लोग ध्रुवक बोलते हैं तथा दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। और आप इस चित्र को बना लीजिएगा, इसका नाम है क्रासित पोलेराइड, क्रासित पोलेराइड। और इसकी भी नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलिए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। पोलेराइड आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं और एप्लीकेशंस आप पोलेराइड पढ़ लेते हैं, यानी कि जो पोलेराइड के अनुप्रयोग हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, पोलेराइड का अनुप्रयोग या व्यवहारिक उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो एप्लीकेशंस आप पोलेराइड आप लोग हेडिंग लिखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ पोलेराइड्स, पोलेराइड्स। तो नंबर 1, सबसे पहला जो इसका उपयोग किया जाता है, पोलेराइड की सहायता से जो प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि नंबर 1 में बताइएगा कि इसकी सहायता से प्रकाश की चकाचौंध को दूर किया जाता है। पोलेराइड की सहायता से प्रकाश की चकाचौंध को दूर करते हैं। तो नंबर 1, प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में, पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से प्रकाश की चकाचौंध को दूर किया जाता है, या पोलेराइड की सहायता से प्रकाश की चकाचौंध को दूर किया जाता है। नंबर 2, बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने में, मतलब बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने में जो कैमरे के लेंस होते हैं उसके ऊपर पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। तो बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने के लिए लेंसों के ऊपर पोलेराइड की फिल्में चढ़ाई जाती हैं, लेंसों के ऊपर पोलेराइड की फिल्में चढ़ाई जाती हैं। तो आप क्या बताएंगे, बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने के लिए, बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, डे नाइट चश्मों में पोलेराइड की फिल्में लगी होती हैं। किस पर, तो डे नाइट चश्मे पर, डे नाइट चश्मे पर पोलेराइड की फिल्में लगी होती हैं। नंबर 4, चौथे में आप क्या बताएंगे कि त्रिविमीय चलचित्र की, यानी कि जिसे हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं, 3D बोला जाता है, त्रिविमीय चलचित्रकी में देखने के लिए पोलेराइड फिल्मों का उपयोग किया जाता है। यदि आप 3D देखना चाहते हैं, 3D में, तो पोलेराइड फिल्मों या फिर पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिल्मों में 3D में आप देखना चाहते हैं तो आपको जो चश्मा दिया जाता है उसके ऊपर पोलेराइड की फिल्में चढ़ी होती हैं, तो सब कुछ आपको वास्तव में दिखाई देता, और वो कमाल है आपके पोलेराइड की सहायता से और प्रकाश के ध्रुवण की सहायता से ये सब संपन्न होता है। तो आप क्या बताएंगे, 3D चलचित्रकी में, चलचित्रकी में, ऐसे चित्र लिखिए, हाँ, चित्रकी में, 3D चलचित्रकी में, यानी कि 3 डायमेंशन में आप लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों में जो आपको चश्मा दिया जाता है उसके ऊपर पोलेराइड की फिल्म चढ़ी होती है, और उसे ही बोला जाता है
थ्री डायमेंशन चलचित्रकी में प्रयोग किया जाता है पोलराइड फिल्मों का। नंबर 5, पांचवें में आप क्या बताएंगे कि किसी वस्तु का तापीय प्रतिबिंब बनाने के लिए, तापीय प्रतिबिंब बनाने के लिए पोलराइड फिल्मों का, तापीय प्रतिबिंब बनाने के लिए पोलराइड फिल्मों का उपयोग किया जाता है। तो अब पूरा का पूरा एक बार फिर से पढ़िए, क्या क्या कह रहा है कि जो पोलराइड फिल्मों का उपयोग है वो प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में किया जाता है। बादलों के ऊपर का चित्र प्राप्त करने के लिए पोलराइड फिल्मों का उपयोग लेंस के ऊपर किया जाता है। डे नाइट चश्मे पर पोलराइड की फिल्में लगी होती हैं और 3D चलचित्रकी में पोलराइड का उपयोग किया जाता है तथा तापीय प्रतिबिंब बनाने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग लास्ट का पढ़ लेते हैं, मैलस का नियम, और उसके बाद अब आप लोग कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, आगे बढ़ेंगे और दूसरे में पढ़ेंगे अगले दिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जल्दी से इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब मैलस का नियम। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब अपना लास्ट टॉपिक, मैलस का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ऑफलाइन क्लास की सहायता से या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट छोड़िए, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैलस का नियम हम लोग देखते हैं क्या है। तो सन 1911 में, 1811, तो आप क्या बताएंगे कि सन 1811 में एक इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस। सन 1811 में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने पोलराइड फिल्मों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, सन 1811 में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने पोलराइड फिल्मों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे मैलस का नियम कहते हैं। सन 1811 में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने पोलराइड फिल्मों की सहायता से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मैलस का नियम कहते हैं। इस नियम में इन्होंने ये बताया कि पोलराइड फिल्मों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रकाश के कंपन के आयाम के क्षैतिज घटक। पोलराइड फिल्मों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रकाश के कंपन के आयाम के क्षैतिज घटक a cos थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक लाइन और बढ़ाएंगे तो आपका a cos थीटा का होल स्क्वायर। यही बताया था कि जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई है वो अनुक्रमानुपाती होती है प्रकाश के कंपन के आयाम के क्षैतिज घटक के। तो I प्रोपोर्शनल हम लोग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं और I बराबर के a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं या नहीं। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है तो हम मान लेते हैं कि I नॉट हो प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, I नॉट प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। तो I नॉट बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए, I नॉट बराबर आपका हो जाएगा के a स्क्वायर, I नॉट बराबर के a स्क्वायर। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, हम I बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर के a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और I बराबर आपका के a स्क्वायर है I नॉट cos स्क्वायर थीटा। यही आपका मैलस का नियम है। I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा मैलस का नियम है, तो याद रखिएगा। और यहाँ से आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रकाश का ध्रुवण।
इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में अच्छे से। और यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखे हैं, पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे प्रकाश का वैद्युत और प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय।